हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टेक्निकल। स्टूडेंट लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर और जो सेमेस्टर है फोर्थ सेमेस्टर। जो आपकी बुक है वो अभिलेखागार और संग्रहालय, इंग्लिश में आर्chiव एंड म्यूजियम जो बुक है उसके एक तरीके इसमें 4 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों चैप्टर में से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। और ये जो चैप्टर हैं वो पहला जो चैप्टर आपका वो है संग्रहालय और अभिलेखागार की परिभाषा के रूप में चैप्टर दे रखा है। और दूसरा जो चैप्टर है वो है केस स्टडी के अध्ययन के साथ भारत में अभिलेखागार और संग्रहालय के विकास का इतिहास। और थर्ड चैप्टर है संग्रह और प्रलेख संरक्षण क्या है। फोर्थ चैप्टर संग्रहालय और प्रस्तुति और प्रदर्शनी। तो ये एक तरीके से जो क्वेश्चन जो आएंगे अभिलेखागार और संग्रहालय के ऊपर ही आएंगे। और अभिलेखागार तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभिलेखागार क्या है, उसका महत्व क्या है और हमें इसकी मतलब आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके प्रकार कितने हैं, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। और संग्रहालय क्या है, संग्रहालय के प्रकार क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं और वो महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है अभिलेखागार क्या है, संग्रहालय और अभिलेखागार में अंतर आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं और मैं वीडियो के लास्ट में एक तरीके क्वेश्चन बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आप साथ के साथ एक तरीके नोट करते चले जाए। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अभिलेखागार। अभिलेखागार जो है, अभिलेखागार में प्राथमिक स्रोत दस्तावेज होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अभिलेखागार में सबसे मेन प्राथमिक स्रोत दस्तावेज होते हैं जो किसी व्यक्ति या संगठन के जीवन के लिए दौरान जमा होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा या संगठन के द्वारा जमा होते हैं और उस व्यक्ति संगठन में कार्य को दिखाने के लिए रखे जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो आधिकारिक दस्तावेज को रखने की प्रथा जो है बहुत पुरानी है। और अभिलेखागार प्राचीन चीनी, प्राचीन यूनानियों और प्राचीन रोमनों द्वारा अच्छी तरह से विकसित किया गया है। और हालांकि उन्हें खो दिया गया है और क्योंकि उनके पत्थर की गोली और के विपरीत पेपरिस और पेपर जैसी सामग्रियों पर लिखे गए दस्तावेज तेज गति से खराब हो गए हैं। और जो कुछ अभिलेख एक तरीके से जो मिले हैं उनको एक तरीके संग्रहालय के रूप में रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको बताया। अभिलेखागार में प्रसिद्ध प्राथमिक स्रोत और दस्तावेज होते हैं जो किसी व्यक्ति या संगठन के जीवन काल के दौरान एक तो जमा होते हैं और उस व्यक्ति संगठन के कार्य को दिखाने के लिए रखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है अभिलेखागारों में सभी सरकारी गैर सरकारी अभिलेख इकट्ठा रहते हैं। इसमें हाथ से लिखी गई पांडुलिपि, अभिलेख पत्र, अखबार और मानचित्र, योजनाएं, डायरियाँ, फोटोग्राफ्स, कानूनी दस्तावेज, वीडियो और ऑडियो शामिल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑडियो शामिल होता है। और इसके आगे भी लिख सकते हैं आपको, जैसे कि कुछ शहरों और स्थानीय सरकारों में रिपोजिटरी हो सकती है लेकिन इसका संगठन और पहुंच व्यापक रूप से भिन्न होती है। मतलब जो पहुंच होती है इसकी भिन्न होती है। और नेक्स्ट है इस विभाग ने को सन 1891 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में इकट्ठे हुए सरकारी अभिलेखों के लेकर रखने का काम सौंपा गया था। और बाद में अभिलेखागारों जो अभिलेख जो रखा गया काम के लिए सौंपे गए थे उनको बाद में एक तरीके से अभिलेखागार के रूप में देखे गए। तो ये सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट है सामान्य तौर पर अभिलेख में ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें उनके स्थायी संस्कृति और ऐतिहासिक या स्पष्ट मूल्य के आधार पर स्थायी या दीर्घकालीन संरक्षण के लिए चुना जाता है। मतलब दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए चुना जाता है। अब इसमें एक दो टॉपिक निकलते हैं, फिल्मी अभिलेखागार और सिनेमेटिक सूची क्या होती है। तो इसमें क्या है, गैर लाभकारी अभिलेखागार में ऐतिहासिक समाज शामिल है, ना कि लाभ के लिए व्यवसाय और जैसे अस्पताल और नींव के भीतर रिपोजिटरी। आमतौर पर गैर लाभकारी अभिलेख विशेष व्यक्तियों को या स्थान के कागजात और इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए दस्तावेज जिससे निजी धन के साथ स्थापित किए जाते हैं। अक्सर ये संस्थान सरकार से अनुदान राशि के साथ साथ निजी निधियों पर भी भरोसा करते हैं। उपलब्ध धन के आधार पर गैर लाभकारी अभिलेखागार ग्रामीण कस्बे ऐतिहासिक समाज जितना छोटा हो सकता है उतना ही राज्य ऐतिहासिक समाज जितना ही सरकारी अभिलेखागार प्रतिद्वंदी के रूप में बड़ा हो सकता है। तो एक तरीके से ये टॉपिक है, मैंने आपको शॉर्ट तरीके बताया। नेक्स्ट है इसमें एक व्यक्ति जो अभिलेखागार में काम करता है उसे पुरालेखपाल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अभिलेखागार में सूचना और सामग्री आयोजन, संरक्षण और पहुंच प्रदान करने, अध्ययन और अभ्यास को अभिलेखीय विज्ञान कहा जाता है। मतलब जो अध्ययन किया जाता है उसका अभ्यास किया जाता है उसको अभिलेखीय एक तरीके से विज्ञान कहा जाता है। सरकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार क्या होता है। सरकारी अभिलेखागार में स्थानीय राज्य सरकार
स्थानीय राज्य सरकार के साथ साथ राष्ट्र द्वारा बनाए रखने वालों को शामिल किया जाता है। मतलब जो राष्ट्र द्वारा बनाए गए जो भी चीज़ें उनको रखा जाता है और कोई भी सरकारी संग्रह का उपयोग कर सकता है। सरकारी अभिलेखागार में क्या होता है? सरकारी अभिलेखागार स्थानीय, राज्य, प्रांतीय, संघीय सरकार के लिए बनाए और रखे जाते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स आदि के रूप में एक तरीके से एसोसिएशन बनाए गए हैं जिनके द्वारा इनका ध्यान रखा जाता है। और संग्रहालय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मगर इससे पहले कि हमें अभिलेखागार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है अभिलेखागार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। अभिलेखागार महत्वपूर्ण है क्योंकि वह गतिविधियों का प्रमाण प्रदान करते हैं और हमें व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में अधिक जानकारी देते हैं या अधिक बताते हैं। नेक्स्ट ये संस्कृतियों की पहचान और समझ को भी बढ़ाते हैं और ये न्याय को भी सुनिश्चित करते हैं। अभिलेखागार की संस्थान और प्रशासन के कुछ चीज़ों को द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो ये पता लगाया जा सकता है। ऊपर से अभ्यास और सिद्धांत देश में के कुछ हद तक विविध है और लेकिन पैटर्न आमतौर पर एक केंद्रीय रिपोजिटरी रहा है और अगर स्थिति उन्हें वारंट करती है तो वह एक प्रांतीय भंडार है। और अभिलेखागार की संस्थान और अभिलेखीय प्रशासन की कुछ चीज़ों को पुरातन लेखागार और अभिलेखीय प्रशासन से पता लगाया जा सकता है। 1789 मतलब 1789 में और 1796 में अभिलेखागार के नागरिकों की स्थापना के साथ पहली बार अभिलेखागार का एक एकीकृत प्रशासन था जिसने सभी मौजूद रिपोजिटरी और रिकॉर्ड उत्पादन सार्वजनिक एजेंसियों को गले लगाया था। मतलब इसके द्वारा उसने एजेंसी को गले लगाया था। और दूसरा परिणाम निहित मान्यता थी कि जो राज्य अपनी दस्तावेजों और विरासत की देखभाल के लिए जिम्मेदार। और तीसरा परिणाम अभिलेख की जनता तक पहुंच का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट इसके अलावा जो है आता है क्वेश्चन वो है संग्रहालय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यह एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है और इसमें मानव और पर्यावरण के विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह और शोध प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है समाज में संग्रहालय की क्या भूमिका होती है। संग्रहालय जो होता है एक लंबा इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है जब मिस्र में यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में पहला ज्ञात संग्रहालय खोला गया था। और इन वर्षों में संग्रहालय संस्कृति दुनिया में लगभग हर हिस्से में फैल गई थी और आज यह किसी भी देश को खोजने के लिए असामान्य नहीं है जिसके पास संग्रहालय नहीं है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। उसका तात्पर्य यह कि संग्रहालय की अवधारणा एक वैश्विक अवधारणा बन गई है जो 20वीं शताब्दी तक जीवित रही है। और संग्रहालय की पारंपरिक भूमिका सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं और सामग्रियों को इकट्ठा करना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनका शोध करना, शिक्षा और आनंद के उद्देश्य के लिए जनता के सामने प्रस्तुत करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है मानव जाति, मानव गतिविधियों और प्राकृतिक दुनिया के भौतिक साक्ष्य को सुरक्षित व्याख्या रखने वाली संस्थाओं के रूप में संग्रहालय एक लंबा और विविध इतिहास रहा है। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी में दौरान संग्रहालय शब्द का प्रयोग इमारत, आवास, संस्कृति सामग्री को दर्शाता है। नेक्स्ट इसके अलावा आ सकता है कि संग्रहालय और शिक्षा। तो आप इसमें एक संग्रहालय और शिक्षा मतलब ऐड कर सकते हैं। विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है और समाज में लोगों की संस्कृतियों से रहित शिक्षा खाली और अधूरी है। संग्रहालय के मूल से उद्देश्यों में से एक को शिक्षित करना है और यह केवल संग्रहालय है। मतलब कि सबसे मेन समाज के लोगों के लिए संस्कृति से रहित शिक्षाओं खाली और अधूरी, यदि शिक्षा नहीं हुई तो वो सब चीज़ खाली है। संग्रहालय में मूल उद्देश्यों में से एक शिक्षित करना और यह केवल संग्रहालय है और जो संस्कृति शिक्षा को प्रभावी ढंग से प्रदान करने की क्षमता रखता है क्योंकि अपने संग्रह में ऐसा करने के लिए उपकरण और सामग्री रखता है। आधुनिक समाज में संग्रहालयों ने बच्चों और वास्तव में उनके इतिहास को सकारात्मक तरीके से उजागर करने और शैक्षिक प्रक्रिया को समृद्ध किया है। तो ये जो था संग्रहालय के ऊपर। अब आता है क्वेश्चन जो आ सकता है वो है संग्रहालय और अभिलेखागार में क्या अंतर है। संग्रहालय और अभिलेखागार, संग्रहालय अभिलेखागार में क्या अंतर है। हर संग्रहालय में अभिलेखागार है और हर संग्रहालय में संग्रहालय नहीं है, जो एक पुरालेख कहने का एक सरल तरीका है। जहाँ तक संग्रहालय ने वस्तुओं को शामिल किया है जिस तरह संग्रह ने काम किया है और सार्वजनिक प्रदर्शन रखता जाता है। एक संग्रहालय और एक संग्रह के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अभिलेखागार आमतौर पर अकादमिक अध्ययन के लिए बनाए रखा जाता है जबकि एक संग्रहालय माना जाता है, मतलब वो संग्रहालय माना जाता है और उसमें सामान रखा जाता है। नेक्स्ट है संग्रहालय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण। संग्रहालय शब्द ग्रीक शब्द मायूसियन से आया है और प्राचीन ग्रीस में
मुस्लिम मंदिरों, कलाओं और विज्ञान की देवी का मंदिर था। और संग्रहालय एक ऐसी संस्था है जहां जनता के कलात्मक और शैक्षिक सामग्री प्रदर्शित की जाती है। और एक संग्रह में वैज्ञानिक नमूने, कला के कार्य, ऐतिहासिक या प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन और जानकारी शामिल हो सकती है। 5 प्रमुख प्रकार के संग्रह हैं, जैसे कि कला संग्रहालय, इतिहास संग्रहालय, ओलंपिक संग्रहालय, ये सारे इसके प्रकार दे रखे हैं। तो सबसे मेन क्वेश्चन जो आ सकता है वो है अभिलेखागार और संग्रहालय में क्या अंतर है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अभिलेखागार क्या है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। मैंने बताया कि अभिलेखागार क्या है, अभिलेखागार क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताया मैंने आपको। फिर संग्रहालय क्या है, संग्रहालय और अभिलेखागार में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर आ सकता है। और संग्रहालय के कार्य क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। संग्रहालय के कार्य क्या है, पहला कार्य जो है वह है सामग्री का अधिग्रहण। एक हर नई वस्तु जिसे संग्रहालय अपने संग्रह में से जोड़ता है वह अधिग्रहण कहा जाता है। तो मैंने कहने का मतलब है कि हर नई वस्तु जिसे संग्रहालय अपने संग्रह में जोड़ता है, संग्रह मतलब इकट्ठे करने में जोड़ता है, तो अधिग्रहण कहा जाता है। संग्रहालय कई तरह के वस्तुओं का अधिग्रहण करते हैं जिनमें से क्षेत्र संग्रह सबसे उपयोगी है। तो ये आपने कार्य डालना है फर्स्ट। सेकंड जो कार्य है वो है सामग्रियों की रिकॉर्डिंग। प्रत्येक अधिग्रहण को विशेषज्ञ कर्मचारियों द्वारा संविधानी पूर्वक सूचीबद्ध किया जाता है, और जैसे कि वस्तु को प्राप्त किया जाता है, रिकॉर्ड, रजिस्टर, डेटा, स्रोत, अधिग्रहण की विधि है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है सामग्री का संरक्षण। संग्रहालयों का प्राथमिक उद्देश्य है कि उनको समग्र किस तरह संरक्षण रखना है, किस तरह नमूनों को बचा के रखना है, और नमूनों को ऐसी स्थिति में डालना जाना चाहिए जिसमें बिगड़े नहीं, और नमूनों को संरक्षित किया जाना चाहिए। अनुसंधान संग्रहालय का एक महत्वपूर्ण उपयोग नमूनों की जितना संभव हो उतना ज्ञान निकालने के लिए है, और कई संग्रहालयों ने अपने संग्रह पर शोध के परिणाम उपलब्ध कराने के लिए विद्वानों को पत्रिकाओं, पत्रों की श्रृंखला, पुस्तकों को प्रकाशित किया है। नेक्स्ट 5वां जो है कार्य इसका सामग्रियों की प्रदर्शनी। संग्रह कर्मचारियों के विभिन्न सदस्य प्रदर्शनी के लिए अधिग्रहण तैयार करते हैं। और तीसरा जो छठा वो है शिक्षा। संग्रहालय का लाभ उठाने के लिए कई विश्वविद्यालय संग्रहालयों में कुछ विषयों और कुछ पाठ्यक्रमों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो लिखा है अभिलेखागार और संग्रहालय के प्रकार। पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो है अभिलेखागार के प्रकार। कॉलेज या विश्वविद्यालय अभिलेखागार। कॉलेज अभिलेखागार विश्वविद्यालय क्या होता है? अभिलेखागार एक विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान से संबंधित सामग्रियों को संरक्षित करने वाला अभिलेखागार है। मतलब इसमें शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें उनको इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट अभिलेखागार क्या होता है? इसमें होता है कॉर्पोरेट अभिलेखागार एक कंपनी या निगम के भीतर अभिलेखनीय विभाग है, मतलब एक कंपनी के रूप में काम करता है, कंपनी के अंडर में होता है, जो उस व्यवसाय के रिकॉर्ड का प्रबंधन और संरक्षण करते हैं। जैसे फोर्ड मोटर कंपनी अभिलेखागार और क्राफ्ट फूड्स अभिलेखागार, ये ऐसे कुछ एग्जांपल दिए मैंने दो आपको। नेक्स्ट है सरकारी अभिलेखागार क्या होते हैं? सरकारी अभिलेखागार क्या होते हैं? रिपोजिटरी इनको कहते हैं, और जो स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकारी संस्थाओं से संबंधित सामग्री एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अभिलेखागार क्या होते हैं? जो ऐसे संगठन होते हैं जो किसी क्षेत्र में ऐतिहासिक और व गैर सरकारी संगठनों या एक विशेष विषय के इतिहास में रुचि को संरक्षित और बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है संग्रहालय और अभिलेखागार ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के संरक्षण के लक्ष्य को साझा करते हैं, मतलब जो लक्ष्य हैं उनको ऐतिहासिक चीज़ों को महत्व को साझा करते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक अभिलेख। ये धार्मिक अभिलेख एक प्रमुख विश्वास की परंपराओं या संस्थाओं से संबंधित है। और 7वां जो है वो विशेष संग्रह क्या होता है? व्यक्तियों, परिवारों, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य रखने वाले संगठनों से सामग्री वाले संस्थान हैं। विशेष संग्रह में एकत्र किए गए विषय व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, और चिकित्सा, कानून, साहित्य, कला, तकनीक शामिल है इसमें। तो ये आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो है संग्रहालय के प्रकार क्या हैं, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट जो है संग्रहालय के प्रकार, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला है वास्तु संग्रहालय। वास्तु संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर शहरी डिज़ाइन और लैंडस्केप डिज़ाइन, आंतरिक सजावट, इंजीनियर और ऐतिहासिक संरक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त कला, इतिहास के संग्रहालय और कभी कभी संग्रहालय के हिस्से और विशेष प्रदर्शन वास्तुकला डिज़ाइन के युग में के लिए स्थायी प्रदर्शन समर्पित करते हैं। तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट को, वास्तु संग्रहालय। और पुरातत्व संग्रहालय क्या होता है? पुरातत्व संग्रहालय प्राकृतिक कलाकृतियों के प्रदर्शन में विशेषज्ञ है। कई खुली हवा है, जिसे एंथम और एगोरा और रोमन फोरम अन्य लोग इमारतों के अंदर पुरातत्व स्थलों में पाए जाने वाले कलाकृतियों को प्रदर्शित करते थे। मतलब जो कलाकृति पाई जाती थी उनको दिखाना। और जैसे कि आप संग्रहालय कहीं जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं, तो वहाँ पर भी मूर्तियाँ रखी रहती हैं, किस प्रकार मूर्ति कब मिली, कैसे मिली, और
किस जगह का उत्खनन हुआ, कहाँ पर प्राप्त हुई, कब किस सन को प्राप्त हुई थी, तो उसके बारे में बताया था, वो था पुरातत्व संग्रहालय। नेक्स्ट कला संग्रहालय क्या होता है? एक कला संग्रहालय जिसे एक आर्ट गैलरी के रूप में भी कहा जाता है। यह कला एक प्रदर्शनी के लिए एक स्थान है। आमतौर पर दृश्य कला में कला वस्तुओं के रूप में मुख्य रूप से पेंटिंग, चित्र, मूर्तियाँ आदि एक तरीके से रखी जाती हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका जीवनी। जीवनी संग्रहालय भौगोलिक संग्रहालय एक व्यक्ति था जो लोगों के जीवन में संबंधित वस्तुओं के लिए समर्पित था। मतलब वस्तु जो लोग उसका प्रयोग करते थे, क्या क्या प्रयोग करते थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त रखना एक जीवनी संग्रहालय होता है। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 107 ऑटोमोबाइल संग्रहालय हैं, जहां कनाडा में और एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल म्यूजियम के अनुसार जॉर्जिया गणराज्य में है। और ऑटोमोबाइल संग्रहालय कार प्रशंसकों और कलेक्टरों, उत्साही लोगों को, परिवारों के लिए है। नेक्स्ट है बच्चों के संग्रहालय जो है, बच्चों के संग्रहालय जैसी संस्थाएं जो बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा अनुभवों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तरीके से की जाती है। मतलब बच्चों के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों को एक तरीके प्रोत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं, उसके लिए एक तरीके से संग्रहालय बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अलावा भी हैं, आदि के अलावा जैसे कि आप डिजाइन संग्रहालय कर सकते हो। एक डिजाइन संग्रहालय उत्पादन, औद्योगिक, ग्राफिक, फैशन और वास्तुकला डिजाइन पर ध्यान देने वाला संग्रहालय होता है। मतलब डिजाइन संग्रहालय भी आप एक्सपेंड आ सकते हैं जो डिजाइन से संबंधित होता है, और ये लोगों को प्रभावित करता है कि डिज़ाइन किस किस तरीके की होती है, कितने प्रकार की होती है और कहाँ की डिज़ाइन है। नेक्स्ट जो है वो है इसमें नरविज्ञान संग्रहालय क्या होता है? इंडोनेशिया में TMII वाली वास्तुकला में निर्मित इंडोनेशिया में जातीय समूहों के विभिन्न कलाकृतियों के जीवन को प्रदर्शित करना। मतलब जो जातीय समूह है उनकी जो कलाकृतियाँ उनको प्रदर्शित करना नृविज्ञान संग्रहालय कहलाता है। नेक्स्ट ऐतिहासिक हाउस संग्रहालय क्या होता है? ऐतिहासिक संग्रहालय की श्रेणी में ऐतिहासिक गृह संग्रहालय सबसे अधिक है, और ऐतिहासिक घरों में संरक्षित करने की सबसे पहली परियोजना 1850 के दशक में सार्वजनिक अच्छे और अमेरिकी इतिहास के संरक्षण में एक दिशा में की गई थी। नेक्स्ट जीवित, जैसे मैंने बता दिया, इतिहास संग्रहालय में आप बना के लिख सकते हो। इतिहास संग्रहालय क्या होता है कि पहले ऐतिहासिक जो चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें, उनको किस प्रकार संभाला जाता था उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको अभिलेखकारों के बेस पर, संग्रहालय के बेस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत संग्रहालय में कोलकाता के शिलालेख का वर्णन करने के लिए कोलकाता के संग्रहालय के बारे में क्या प्रसिद्ध है? तो पहला जो है, कोलकाता में सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक और बेलगाम सार्वजनिक और मीडिया हित कमांडर भारतीय संग्रहालय को जनता द्वारा जादूगर या हाउस ऑफ वंडर के रूप में जाना जाता है, जो हर रोज़ अपने द्वार को कलाकृतियों के विशाल संग्रह का गवाह बनाने के लिए जनता के द्वारा बनाया जाता है। वर्ष 1878 में पूरा हुआ और ये भवन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार वाल्टर ग्रानविले द्वारा डिजाइन किया गया था। और इस अनिवार्य रूप में पुराने शहर में इतालवी में वस्तुओं का एक विशेष संग्रहालय का निर्माण पिछले कई वर्षों में बड़े पैमाने पर किया गया है। और वितरण भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संग्रहालय का स्वायत्त संगठन है और भारत के संविधान में राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान कहा जाता है। एक संस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद नौकरशाही के उच्च पद पर आसीन होने के और संग्रहालयों के सामान्य विश्वास प्रस्तुत और उबाऊ होने के बावजूद भी संग्रहालय ज्ञान का खजाना होता है। नेक्स्ट संग्रहालय की सार्वजनिक निर्माण का एक वर्ग था जिसने भारत में ब्रिटिश वास्तव में उत्कृष्ट थे, और यह इमारत का एक वर्ग भी था जिसे भारतीय जनता श्रद्धा के साथ मानती थी, और उन्होंने संग्रहालय को हाउस ऑफ वंडर कहा जाता था। क्वेश्चन हाउस ऑफ वंडर के ऊपर आ सकता है, या कोलकाता के संग्रहालय के बारे में पूछने के लिए आ सकता है, या क्वेश्चन भारतीय संग्रहालय कोलकाता के विशेष शिलालेख के रूप में आ सकता है। कलकत्ता में प्रसिद्ध स्थलों में से बेलगाम जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट था, और कुल मिलाकर संरचना 21वीं शताब्दी परिवेश के साथ असहज दिखाई देती है। और इसमें सबसे मेन उनके कलाकृतियों के बारे में, डिज़ाइनों के बारे में, शिलालेखों के बारे में, अभिलेखों के बारे में आदि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो है संकलन से आप क्या समझते हैं? संकलन जो है किसी विशेष वस्तु या संग्रह विषय के बारे में जानकारी एकत्र करने और व्यवस्थित करने, संरक्षण और प्रदर्शन करने के रूप में अवधि को परिभाषित किया जाता है। और क्यूरेटिंग और की भूमिका और क्यूरेटर के रूप में जाने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाती है, जो कई मामलों में विशेषज्ञ रूप में प्रदर्शित की जाती है। डिजिटल क्यूरेशन जो है, डिजिटल क्यूरेशन एक का विस्तार है, मतलब कि जो डिजिटल क्यूरेशन जो है कंटेंट क्यूरेशन का विस्तार है, और इसमें डिजिटल संग्रह से जुड़ी डिजिटल संपत्ति का संग्रह, संरक्षण और संग्रह शामिल है। डिजिटल परिसंपत्तियों में उन दोनों वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो डिजिटल के रूप में उत्पन्न होती हैं। जन्म डिजिटल यानी वेबसाइट, विकी और डिजिटल रूप में बनाई गई ध्वनि और तस्वीरें माना जाता है।
तो ये डिजिटल के रूप में संकलन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है संग्रह प्रबंधन की नीति क्या है। अवब्रोचिंग संग्रह प्रबंधन नीति की एक उपधारा के रूप में लिखित और अधिकांश कलेक्टर और संस्कृति संस्थान एक संग्रह नीति या चयन मानदंड नीति का उपयोग करते हैं। मतलब कि संग्रह प्रबंधन नीति कि आप जो संग्रह कर रहे हैं उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, तो इसको आप बना के भी लिख सकते हैं कि अभी संग्रह जो चीज़ों आपने जो सामान को इकट्ठा किया, उसका चयन किया, कैसे किया, उसका प्रबंधन आपको कैसे करना है, किस तरीके से रखना है, तो उसके बारे में बताना है। संग्रह नीति संग्रह के दायरे और संस्थान के मिशन स्टेटमेंट और प्रासंगिकता को, संस्थान के संग्रह को विस्तृत विवरण और संग्रहालय कैसे और क्या संग्रहालय संग्रह करता है और क्यों करता है, किस लिए करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा जो क्वेश्चन है आईपीएम पॉलिसी क्या है। आईपीएम पॉलिसी एक संग्रह प्रबंधन नीति के संग्रह देखभाल अनुभाग के भीतर आमतौर पर एकीकृत और कीट प्रबंधन के लिए समर्पित एक अनुभाग है। यह खंड आमतौर पर संग्रह के भीतर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों की रोकथाम और दमन विधियों के संबंधित नीतियों को शामिल करता है। आईपीएम कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए गैर कीटनाशक की रोकथाम और उपचार तकनीकों का उपयोग करने के ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही संग्रह को नुकसान भी पहुंचाता है। आईपीएम संग्रह प्रबंधन पहलू में वस्तुओं और आवास सुविधाओं को नियमित निरीक्षण के लिए नीतियां बनाना, लागू करना और अधिकृत ट्रैपिंग प्रक्रिया और सुविधा के भीतर उपयोग किए गए सभी निरीक्षणों या फंसाने वाले कार्यक्रमों के अभिलेख शामिल है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणी के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मीडिया प्रौद्योगिकी के विकास में एनएमसी और इससे पर संग्रहालयों की बढ़ती भूमिका। तो आज संग्रहालय की बढ़ती भूमिका क्यों बढ़ रही है, उसके कारण क्या है और उसके आप कैसे इसको बचाव कर सकते हैं संग्रहालयों का, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स के जो आपकी जो बुक है वो है अभिलेखागार और संग्रहालय मतलब आर्चिव एंड म्यूजियम जो है, इसके बेस पे मतलब जो मैंने आपको बताया मेन टॉपिक बताए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि संग्रहालय और अभिलेखागार के बेस पे आ सकता है। उत्खनन के बारे में आ सकता है, अभिलेखों के बारे में आ सकता है कि अभिलेखों का महत्व क्या है, उत्खनन मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, उत्खनन के द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है। उत्खनन होता है खुदाई करना, खुदाई के दौरान जो भी जानकारी मिलती है हम उसके बारे में बताते हैं और उससे हमें क्या जानकारी मिलती है संग्रहालय में रखा जाता है ताकि हर लोग उसको देखें, कब खोजा गया, क्यों खोजा गया, इसका विकास कैसे हुआ, ये हमें क्या जानकारी देता है और इस जानकारी से हमें आगे वाली पीढ़ी को क्या इसको एक तरीके बेनिफिट होगा, मतलब मदद मिलेगी, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो स्टूडेंट जो मैंने बताया आपको शॉर्ट तरीके से बताया, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।